right? Okay, so fine. So go for this question. Bend in a level road has a radius of 100 meter and उसका radius of curvature 100 meter है. Calculate the maximum speed with which car turning this band may have without skidding. ठीक है, ऑप्शन डिक्शन दे रखा है 0.8. ठीक है, सिंपल सा सवाल है, जल्दी करो. आई विल गिव यू 2 minutes फॉर दिस क्विकली. सो दोनों ने बोला है कि 20√2 शुड बी द आंसर. अच्छा, 20√2 28 मीटर पर सेकेंड. तो क्या सेम ही आ रहा है क्या? 20√2 कैलकुलेट करते हैं तो 20√2 की वैल्यू होती है 1.41 और उसको 20 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा भाई? 20 इंटू, हाँ सेम ही आ रहा है, राइट? है ना? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, राइट? हाँ. सो अच्छा. अच्छा, तो मिलन का क्या ना, हमको 9.8 लेना पड़ेगा जी का वैल्यू. Okay, anyways, so land in a road 100 meter, calculate the maximum speed the car turning band में have without skidding. तो आप लोगों ने क्या किया होगा भाई कि म्यू जी इक्वल टू वी स्क्वायर पर आर रखी होगा, है ना? ऐसे किया होगा, राइट? ठीक है, फिर खत्म कहानी, बट सही है और क्या. ठीक है, मैंने फाइन. ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 हो गया होगा 9.8 10 की वजह से. What should be the angle of banking of a circular track of radius 600 meter, which is designed for cars at an average speed of 180 kilometer per hour? Question clear है? पढ़ लो एक बार. होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर है. मतलब आपको वेलोसिटी दे रखी है कि भाई एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है कार्स की. यहाँ पे हमने फिक्स कर रखी है एक सर्कुलर टर्न पे. सर्कुलर टर्न का रेडियस कर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है. तो आपको बताना है कितना एंगल ऑफ बैंकिंग रखना पड़ेगा कि नॉर्मल ही वो सारा का सारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे देगा, है ना? दिस इज व्हाट इट मींस, दिस एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना? तो उसके लिए आप जो है फटाफट मुझे बता दो. आई विल गिव यू लेट्स यू नो 2 minutes मोर फॉर दिस. मुझे आंसर बताओ. थीटा इक्वल टू 5/12. क्या बोल रहे हो आप? tan थीटा इक्वल टू 5/12. तो आप बोल रहे हो tan थीटा इज इक्वल टू 5/12. ओके, चलो भाई देखते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं.
Okay, theta is equal to tan inverse 0.416. Okay, अच्छा अच्छा तो जो वही तो सिंपल ही है, आपने क्या किया होगा नो, हो सकता दोनों का यूनिट सेम कर दिया होगा। इसका कितना हो जाएगा यूनिट भाई? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकेंड। ओके आंसर ना, फिर पुट कर दूंगा, तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय r के। tan स्क्वायर tan थीटा इक्वल टू कितना आ जा रहा है? v स्क्वायर बाय r जी। जी स्क्वायर बाय आर जी, ऐसा? ठीक है, तो कितना आ जा रहा है वी स्क्वायर बाय आर जी? 5/12 जी की जगह 10 वैल्यू मान लेते हैं भाई, तो जितना भी आ रहा है 25/60 यही आ रहा है क्या? हाँ यस सर 5/12। ओके, तो ठीक है। 22.6 डिग्री आ रहा है आंसर तो भाई। अच्छा 22.6 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? इट इज़ व्हाट इट इज़ मैं 22.6 किसके आसपास है? ये मान लो है 30 के आसपास, और 15 से बड़ा है और 30 से थोड़ा कम है। 30 से इसकी वैल्यू जो थोड़ी सी कम है, 10/30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 10/30 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√3। 1/√3 होती है। ओके, है ना, तो 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी 1/√3 से थोड़ा सा कम है कि तो इसका अगर वैल्यू देखें तो फिर ये हो गया 1.171, 1.73 कुछ तो होता है, 1.17 कुछ तो होता है, ठीक है। और ये होता है 5/12, 5/12 इज व्हाट? 0.41 ऐसा कुछ। 41 ये कितना हो जाएगा भाई? 0.5 5 के आसपास होगा, 5 के 5 या फिर 5 से बड़ा होगा, ठीक है। आसपास होगा। ठीक है, जो भी छोटा है, ठीक है। सो दिस हैज टू बी लाइक, अब उसने आंसर पता नहीं कैसे दे दिया, बट इट्स राइट। ओके फाइन, इट्स राइट। चलो भाई, अरे ओके चलो। ओके, तो चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अब हमने बताया, हमने देखा कि भाई अब तो हम पूरा सर्कल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वी आर गोइंग along a circle for a portion of a circle, right? Let's say a circle is like this, and only this much portion, let's say, is a part of a road, है ना, रोड ऐसे जा रही है, अंडरस्टैंड, ऐसे रोड जा रही है, राइट। ओनली दिस मच पोर्शन इज ओनली अ पार्ट ऑफ द रोड। आपको पता है कि हाँ भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दे देता है, तो उसके हिसाब से हम कहानी पे हमारा चल जाता है। दिस मच इज आई गेस क्लियर टू यू कि हमेशा हम सर्कल में ही घुमाना नहीं होता, कार को थोड़ी सर्कल में घुमाना होता है ना। सर्कल में तो घुमाते नहीं कार को, क्योंकि इन जनरल प्रैक्टिकली बात करें तो कभी सर्कुलर टर्न आता है या फिर कर्व टर्न आता है। तो कर्व टर्न का क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जिस बड़े सर्कल का वो छोटा सा आर्क या फिर कर्व जो पार्ट है ना, दैट सर्कल का रेडियस जो है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उस सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व पोर्शन, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर किसी कर्व के अलोंग चलता है,
तो एक तरीके से वेरियस पोर्शंस पे वो अलग अलग सर्कल के अलॉन्ग सर्कुलर मोशन कर रहा है। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, है कि नहीं? राइट, फाइन। तो उसका एक्सेलरेशन कुछ होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर को और एक इधर को, समझ में आया ना? राइट। तो लेट से जो सेंटर की तरफ होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? उसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। क्या? ए परपेंडिकुलर, राइट। एक तो पाथ के अलॉन्ग होगा और एक पाथ के परपेंडिकुलर होगा। दिस विल बी परपेंडिकुलर, राइट। अगर सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो उसका रेडियस एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर, राइट। ये परपेंडिकुलर होता हाँ है ना। तो ये क्या होगा, जो पाथ के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, दैट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, ये चलो तो इसी क्लियर है ना? उसी को मैं बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, एक तो पाथ के अलॉन्ग हो जाएगा, फिर पाथ के टेंजेंशियल हो जाएगा, और दूसरा जो है परपेंडिकुलर टू द पाथ हो जाएगा, या फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द पाथ। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो, इन जनरल मान लो किसी डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में चलो, अब वो इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एक सर्कल के अलॉन्ग जा रहा है तो ऑब्वियसली जो है उसका सारा का सारा कंपोनेंट अलॉन्ग द पाथ नहीं होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका एक कंपोनेंट इधर को भी होगा, तो यानी इधर को होना चाहिए उसका, समझना है? राइट, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। नेट एक्सेलरेशन शुड बी समथिंग लाइक दिस। लेट्स से यहाँ पे उसका सेंटर है सर्कल का, है ना, तो उसका एक एसी कंपोनेंट आ जाएगा और एक एटी कंपोनेंट आ जाएगा, राइट। अगर वो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा सर्कुलर पाथ, पोर्शन ऑफ द सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग, है ना, तो उसका एटी कंपोनेंट भी होगा और एक एसी कंपोनेंट तो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक कर्व में मूव कर रहा है, तो कर्व में मूव कर रहा है तो उसको कर्व में मूव करना है, नहीं उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन एटलीस्ट वो चेंज कर ही रहा है, भले ही वो मैग्नीट्यूड चेंज करे ना तो करे, लेकिन डायरेक्शन तो भाई चेंज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में तो आप वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रख नहीं सकते, यू हैव टू चेंज द वेलोसिटी का डायरेक्शन, राइट, है ना। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको चेंज करना है, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी, दैट मीन्स यू आर having a centripetal acceleration, then only you can change the direction of the velocity, right? तो AC का कंपोनेंट तक होना है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ये है मेरा, ये है, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक टेंजेंशियल और एक AC। तो किसी भी, अगर मैं इन जनरल कभी भी पाथ पे चल रहा हूँ तो उसके दो कंपोनेंट बोल सकता हूँ, एक अलॉन्ग द पाथ और एक परपेंडिकुलर टू द पाथ, राइट। उसको मैं बोल देता हूँ AC को, मुझे बोल देता हूँ परपेंडिकुलर टू द पाथ या फिर ए परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि नहीं बोल सकता? क्वेश्चन। तो वो परपेंडिकुलर एसी के इक्वल होगा ना? हाँ ये परपेंडिकुलर वाला एसी के इक्वल होगा ना? हाँ, वही तो AC के इक्वल होगा ना, मैं बोल सकता हूँ। और ये जो पैरेलल वाला होगा जो 80 के इक्वल होगा, राइट, हाँ, ये सर। है ना। वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल, है ना। एक टाइम पे हम किसी एक सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे किसी और सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये अलग अलग सर्कल्स के पोर्शन होंगे, है ना, ये अलग सर्कल का पोर्शन हो सकता है, समझ ना, लाइक। तो अगर कभी भी कर्व पाथ है, कर्व पाथ इन जनरल, अब हम सर्कल मोशन से अब एक कर्व पाथ पे आ रहे हैं। कर्व पाथ जो है हर एक छोटा सा पोर्शन अगर देखेंगे तो वो किसी सर्कल का हिस्सा है, और उसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो लेट्स से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए सी अगर ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। है ना। यानी अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूँ किसी भी पाथ का, उस पाथ के अलॉन्ग कोई कार मूव कर रही है, कुछ भी मूव कर रहा है, उसका अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ क्या? हाँ, ये तो लिख सकते हैं। तो आपको अगर कोई पाथ है तो उस पर किसी भी इंस्टेंट पे आपको उसका एक्सेलरेशन पता है, तो एक्सेलरेशन पता है, यानी उसका एक एक्सेलरेशन कॉम्पोनेंट इधर होगा, एक एक्सेलरेशन कॉम्पोनेंट इधर होगा। इधर को होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी जो है किधर को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी पहले उसकी ऐसे थी, फिर ऐसे हो रही है, फिर अब ऐसे हो रही है, राइट। उसका वेलोसिटी ऐसे से फिर ऐसे से फिर ऐसे हो रही है, यानी कुल मिला के वेलोसिटी जो है किधर को चेंज कर रही है। अगर देखें तो वेलोसिटी जो है किधर को चेंज कर रही है, इधर को चेंज कर रही है, राइट। इधर को एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, राइट। 1 2 3,
1 से 2 से 3 जाने में वेलोसिटी का डायरेक्शन, यू हैव टू पुट एन एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस डेल्टा v इज इन दिस डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है ना बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? जैसे आप प्रोजेक्टाइल देखते हो, प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी जो है इधर को चेंज होता है, राइट? पहले इस डायरेक्शन में होता है, फिर इस डायरेक्शन में होता है, फिर इस डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि जो है एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में होता है, राइट? तो सिमिलरली देखो, इस डायरेक्शन में है और फिर इस डायरेक्शन में है और फिर इस डायरेक्शन में, यानी एक्सेलरेशन जो है किधर को लग रहा होगा? सेंटीमीटर, मतलब डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन इधर को लग रहेगा, राइट? इधर को तो लगेगा नहीं। अगर इस तरीके का पाथ है फिर को लगेगा। तो ये जो ए परपेंडिकुलर है, तो कोई भी किसी भी टाइम पे अगर मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, क्या एक्सेलरेशन की, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, और उसका मुझे कंपोनेंट पता है, ए परपेंडिकुलर पता है ना, और कर्व पाथ का मुझे, इस कर्व पाथ का इस पोर्शन का किसी भी पॉइंट पे जिस जो पोर्शन के थ्रू अगर कार जा रही है, उसका मैं क्या पता करना चाहता हूँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना चाहता हूँ? तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट? आर इक्वल टू व्हाट? v स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द ट्रेजेक्टरी, परपेंडिकुलर टू द ट्रेजेक्टरी, यानी उसका जो पाथ है। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। क्लियर है ना? मिलन, इज इट क्लियर टू यू? ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़ चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको मैथ्स में मिल जाएगा। ये तो चलो आपको मैथ्स में नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ फिजिक्स से लेना देना इसका ज़्यादा। ऑब्वियसली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दे वॉन्ट बी डिस्कसिंग इन मैथ्स, ठीक है? बट हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी, पाथ, कर्व्स ये मैथ्स में भी आते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर करके एक चीज़ होती है जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिल जाएगी मैथ्स में। किसमें मिल जाएगा भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथ्स में मिल जाएगी। अच्छा, आपको ट्रेजेक्टरी का तो मतलब पता है। अच्छा, ट्रेजेक्टरी मान लो क्या होता है? ए टी कब होता है, वाई टी कब होता है, एक्स टी कब होता है, वाई एक्स कब होता है, क्या कब होता है? एक्स टी कब। सो मिलन इज सेइंग ट्रेजेक्टरी मतलब एक्स टी कब होता है। और विपुल आपका क्या कहना है? एक्स टी, वाई टी, बी टी, ए टी, वाई एक्स, एक्स वाई, वाई टी में भी। अच्छा, वो जो ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ होता है, राइट? ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ होता है, अग्री? हाँ सर। ठीक है, ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ होता है ना। तो आप ऊपर से देखते हो गूगल मैप पे, तो वो क्या देखते हो? पाथ देखते हो, राइट? तो इधर को एक्स एक्सिस होता है, इधर को वाई एक्सिस होता है, दोनों तरीके पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी कुछ ऐसे ही होता है ना, राइट? अब ट्रेजेक्टरी देखते हो तो किस पे देखते हो भाई? थोड़ी आपके पास टाइम, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ नॉर्मल सा। अच्छा, प्लेन में देखते फिर एक्स वाई होगा। तो एक्स वाई या फिर वाई एक्स कुछ भी बोल लो, है ना, जब भी है, राइट? ठीक है, मतलब कुल मिला के दोनों साइड में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, समझ में? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, समझ में? राइट? अब ग्राउंड में आप ट्रेजेक्टरी देखते हो, राइट? आपका ग्राउंड होता है, 2D में बात करें तो ग्राउंड होता है, उसमें कोई प्लेयर खेलता है, बॉल जो है किक करी, उसने ऐसे मूव कर दिया बॉल, फिर इसने इधर को किक करी, है तो उसका ट्रेजेक्टरी ऐसे ऐसे गया बॉल। फुटबॉल थी, इसने यहाँ पे किक करी, फिर बॉल ऐसे चली गई, राइट? सो ये ट्रेजेक्टरी हो गया उसका। सो इट इज़ व्हाट? दिस कर्व इज बिटवीन व्हाट? एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू ये थी तो वाई की वैल्यू ये थी, एक्स की वैल्यू ये थी तो वाई की वैल्यू ये थी, राइट? इट्स नॉट एक्स टी, वी टी, वाई टी, कुछ नहीं है। इट इज़ व्हाट? एक्स वाई और वाई एक्स, कुछ भी करो, ठीक? यस सर। चलो भाई, अब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर लेट्स से कर्व अगर मानो हमको दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, और y इक्वल टू एफ एक्स का तो आपको मतलब पता है, राइट? y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट? लेट्स से कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी हो सकता है, राइट? एक पैराबोला हो सकता है, तो जो भी है ना, कुछ है ऐसा, राइट? कुछ भी है ना, इट कैन बी एनी पाथ, राइट? एनी ट्रेजेक्टरी, राइट? दिस विल बी y, दिस विल बी x। y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब तो क्लियर है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज डिपेंडेंट ऑन x, x की वैल्यू चेंज हो रही है तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की सर्टेन वैल्यू थी तो y की सर्टेन वैल्यू है, राइट? सिंपल, राइट? अब क्या होगा? ये कर्व होगा, राइट? इट विल बी अ कर्व, y स्क्वायर ऑफ x विल, यू नो, दिस विल बी अ कर्व इन द x y एक्सिस। अब ये जो ट्रेजेक्टरी होगी, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग अ ट्रेजेक्टरी, राइट? है ना, सम ट्रेजेक्टरी, राइट? अब उस ट्रेजेक्टरी का किसी भी पॉइंट पे अगर आपको
किसी भी पॉइंट पे अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, क्योंकि ये भी तो भाई कर्व है, अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग सर्कल बना सकते हैं हम, राइट। अलग अलग पोर्शन पे जो है अलग अलग सर्कल बना सकते हैं। बहुत बड़ा सर्कल बनेगा इस केस में, पता भी नहीं चलेगा कितना बड़ा बनेगा ऐसे वाले पोर्शन, राइट। अलग अलग पोर्शन पे हम अलग अलग सर्कल बना सकते हैं, और अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग दे कैन बी पार्ट ऑफ डिफरेंट सर्कल्स, एंड दो सर्कल्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दोस पर्टिकुलर पोर्शंस ऑफ द ट्रांजेक्टरी, राइट। किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, तो ये क्या होता है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट आप कैसे भाई? अब किसी भी पॉइंट पे आप dy बाई डी की वैल्यू पुट करो, मतलब dy बाई डी की वैल्यू तो वेरिएबल होती है ना। जैसे यहाँ पे dy बाई डी की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी भाई इस केस में? dy बाई डी विल बी व्हाट 8x प्लस 2, राइट। यही हो जाएगी ना dy बाई डी। अब dy बाई डी की आप कोई पॉइंट पे वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेट्स से इस पॉइंट पे, लेट्स से x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 डालो तो यहाँ पे dy बाई डी की वैल्यू आ जाएगी। और फिर dy डबल डिफरेंशिएट कर दो d2y बाई डी एक्स, है ना। उसमें अगर x का वैल्यू कुछ आ रहा है, लेट्स से 8 आ रहा है, तो उसमें तो x का कुछ नहीं आता, ये तो कांस्टेंट होता है। लेकिन मान लो 8x हो जाता तो आप x की वैल्यू डाल देते हैं, 2 आता है 2 डाल देते, 2 8 8 8 16 आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी पॉइंट पे ट्रैजेक्टरी के दिस y इक्वल टू fx इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्रैजेक्टरी। नाउ टू फाइंड just any curve path, right? In general, a trajectory will be a curve path. It can be a straight line, I agree. In that case, the radius of curvature should be how much? Radius of curvature should be how much? In case of a straight line, स्ट्रेट लाइन जिस सर्कल का हिस्सा होगा उसका रेडियस कितना बड़ा होगा? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होगा? नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा होगा, इन्फिनिट, बहुत बड़ा होगा ना। सोचो जितना ही प्लेनर चीज़ होती है उतनी ही बड़ा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। जैसे आप अर्थ है, अर्थ है ना, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है ना, एक तरीके से एक सेक्शन मान लो, तो हम जो है थोड़ी सी दूर में देखते हैं तो हमको प्लेन दिखता है, राइट, है ना। इफ समथिंग इज सीम टू बी प्लेन, दैट मीन्स वो बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा होगा, राइट। और जितना ज़्यादा कर्व्ड होगा यानी वो छोटे सर्कल का हिस्सा होगा, मान लो ये कर्व्ड है तो वो छोटे सर्कल का हिस्सा होगा, यानी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। जितना प्लेनर होगा उतना ही बड़ा सर्कल का हिस्सा होगा, राइट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया, राइट। जितना बड़ा जितना प्लेनर चीज़ है उतना ही बड़ा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यानी स्ट्रेट लाइन तो भी पूरा प्लेन है, उसमें तो कुछ कर्वेचर है ही नहीं, दैट मीन्स उसका क्या होना चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए इन्फिनिटी। तो यहाँ से एक बार आप निकाल के देखो क्या होता है भाई, ठीक है। यहाँ से आप निकाल के देखो, आपको इन्फिनिटी मिल जाना चाहिए, है ना। लेट अस सी, ठीक है। तो लेट से हमने पुट क्या पुट कर दिया, लेट से हमने पुट कर दिया y इक्वल टू लेट से mx प्लस c, ये होती है हमारी इक्वेशन इन जनरल ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा भाई? आ जाएगा m। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन निकाले तो क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई? 0। m का डिफरेंशिएशन 0, m इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे कुछ आ गया m स्क्वायर प्लस 1 किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स इज m टू द पावर 3/2 बाय 0। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? इन्फिनिटी। क्लियर, राइट? कमिंग लाइक दैट, है ना। ओके, तो आप इस केस में भी निकाल सकते हो चाहो तो, राइट। तो आई जस्ट टोल्ड यू इन केस कभी जरूरत पड़े तो, बिकॉज दिस एनीवेज यू विल सी इन मैथमेटिक्स, बट आई जस्ट टोल्ड कभी जरूरत पड़ जाए तो यू हैव दिस ऑप्शन आल्सो अवेलेबल विद यू व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो आपको तो एक चीज़ तो बहुत आसानी से समझ आ गई, जो फिजिक्स से पूरा का पूरा रेलेवेंस है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला, ये तो आपको समझ में आ गया। कभी भी पार्टिकल मोशन कर रहा है और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ ट्रैजेक्टरी विच इज़ ऑन विच इट इज़ मूविंग, उसका अगर लेट्स से स्पीड जो है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, और उसका एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, सो इस डायरेक्शन में आएगा 80 है, a परपेंडिकुलर है, कुछ आपको पता है, तो यू नो दैट कि उस पॉइंट पे ट्रैजेक्टरी का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी r इक्वल टू v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, राइट। समझ में आ गया ना? ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, या फिर अदर वे राउंड, ए परपेंडिकुलर आपको नहीं पता है तो v स्क्वायर बाय r हो जाएगा, ठीक है। अदर वे राउंड दिस आल्सो इज ओके।
चलो मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ एंड it's okay. So you can write the question quickly. A particle of mass m is projected with speed u at an angle theta with the horizontal. यहाँ पे बनाता हूँ. So क्या बोला मैंने? Particle of mass m is projected with the speed u, right? So, At so an with angle, the theta. at an angle theta with the horizontal, है ना? इस टाइप से ये मतलब ग्राउंड है मान लो, ठीक है? And then you have to tell the radius of curvature of the trajectory at the point of projection and when it is at the highest point, when it is the at the maximum height. समझ में आ गया? दो पॉइंट्स आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है. एक when it is at the highest I mean the maximum height h max पे बताना है आपको. इस पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस पार्टिकल का, विच इज ऑब्वियसली अ प्रोजेक्टाइल, राइट, है ना. और इस पॉइंट पे आपको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर, ठीक है. सो यू हैव टू टेल द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑन विच इट इज मूविंग एट दिस पॉइंट, क्योंकि एक सेम ट्रेजेक्टरी पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं, राइट. मान लो ट्रेजेक्टरी ऐसे जा रही है तो फिर ऐसे टर्न खा गई है ना, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटू हो जाएगा, यहाँ पे बड़ू हो जाएगा, समझ में आया ना. एट डिफरेंट पॉइंट्स the radius of curvature can be different, है ना, right. So you have to tell me the radius of curvature at the point when it is at the radius of curvature to the curvature of the trajectory at these points when the particle is at the maximum height and when the at the point of projection. समझना है, यानी A पॉइंट और B पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है इस पार्टिकल का. ये ट्रेजेक्टरी के अलॉन्ग जाएगा, उस ट्रेजेक्टरी का रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दीज टू पॉइंट्स. क्वेश्चन इज क्लियर आई गेस टू बोथ ऑफ यू, राइट. So I'll give you, let's say, 4 minutes or 3 minutes, whatever you want for this question to solve. Okay. दो पॉइंट्स पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, ट्रेजेक्टरी आपको पता है, पैराबोला होने वाला है, पॉइंट्स आपको पता है, ए इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बी इज द पॉइंट एट विच द पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम. फंडा आपको पता है, फिजिक्स वाला फंडा. तो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या आया? U square by G cos theta. u स्क्वायर बाय जी cos थीटा. ये आपका आ गया भाई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, यानी लेट से आर ए लिख देते हैं इसको. ओके, आर बी क्या आ गया? निकाला ही निकाल. निकाल रहे हो? वो तो निकाल. ओके, चलो देखो, कुल मिला के हमको करना क्या है भाई, हमको कुछ नहीं करना. उस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देना ऊपर, है ना, एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द ट्रैजेक्टरी, राइट. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ये तो करना है हमको, राइट मिलन, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट. ओके, हाँ, तो देखो भाई यहाँ पे जो है नेट वेलोसिटी कितना है, यू ही है, ठीक है. तो भाई ऊपर उसका स्क्वायर कर देंगे, वी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमको पता है ए सी या फिर ए परपेंडिकुलर इक्वल टू वर्ड वी स्क्वायर बाय आर होता है. हमको पता है आर इक्वल टू वर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर. ए परपेंडिकुलर मतलब इसके अलाउंग अगर कोई कर्व पाथ होगा तो इसके अलाउंग परपेंडिकुलर जो रहेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फॉर्मूला निकाल देना. तो एक्सेलरेशन तो पता है, वो तो जी है,
अब जी का कॉम्पोनेंट इसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई, ये थीटा है, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा भाई, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, राइट। तो जी कॉस थीटा आपका जो है परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट एक्सेलरेशन का आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू आर ए। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो विपुल का ये वाला आंसर सही है। नाउ मूविंग ओवर हेयर, बी पे कितना आ जाएगा भाई, बी के केस में आ जाएगा भाई यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी आ जाती है कम कम होके सिर्फ यू कॉस थीटा बच जाती है, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,